ब्रजेश एक सरोथा नाम के कस्बे में रहता था। वहीं पर एक फैक्ट्री में वो अकाउंट मैनेजर का काम करता था। उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, पर क्योंकि सरोथा में रहने का खर्चा उतना नहीं था और उसके सारे दोस्त भी यहीं रहते थे, तो वो सरोथा से बाहर नहीं जाना चाहता था। उसके घर वाले इस कस्बे से 3 घंटे की दूरी पर एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्रजेश ने यहाँ पर अपने ऑफिस से थोड़ी ही दूर रहने के लिए किराए पर एक कमरा लिया हुआ था। उस शनिवार को ऑफिस के बाद ब्रजेश के कुछ दोस्तों ने पार्टी करने का सोचा। ब्रजेश के एक दोस्त की फोटोकॉपी की दुकान थी, जहां वो 5 दोस्त अक्सर रात को पीते और महफिल जमाते थे। ये पांचों दोस्त ब्रजेश के बीकॉम के दोस्त थे और इसी कस्बे में या आसपास की जगहों में काम करते थे। वैसे तो इन दोस्तों को मिलने या पार्टी करने के लिए किसी खास मौके की जरूरत नहीं थी। आमतौर पर हर शनिवार को ये लोग मिलते ही थे। अरे कहाँ रह गए भाई? निर्मल ने फोन पर ब्रजेश को कहा। आ रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, 15 मिनट। बोलते हुए ब्रजेश ने फोन काट दिया। थोड़ी देर में ब्रजेश भी पहुंच गया और ये लोग दुकान का शटर गिराकर अंदर पीने लगे। एक बार जब खाने और पीने बैठे तो बातों का सिलसिला ही नहीं रुका। कभी क्रिकेट की बातें, कभी देश विदेश की, फिल्मों की या कभी लड़कियों की। बीच बीच में सौरभ बिनीश को बोलता था। ए बिलिस, वो अल्ताफ राजा बजाओ ना यार। बिनीश पीता बिल्कुल नहीं था, पर पार्टी के पूरे मजे लेता था। हर बार गाने लगाने की जिम्मेदारी उसी की होती थी। 2-3 घंटे हो चुके थे। ब्रजेश बोला, लगता है निकलना चाहिए, बादल भी गरज रहा है। अबे तुम्हें चढ़ गई है अभी से? टाइम ही क्या हुआ है? चले जाना, रोज थोड़ी मिलते हैं। राहुल बोला। नहीं, वो बाइक से लौटना है और फिर खाने का भी कुछ जुगाड़ करना होगा, तो निकलता हूं मैं। ये सुनते ही राहुल ने अपना बड़ा सा 4 डिब्बों वाला स्टील का टिफिन निकाला और मेज पर पटकते हुए कहा, ये लो, तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया है। हमारा टिफिन है, अभी छोड़ के गया लड़का। दाल चावल रोटी सब्जी सब है इसमें। इसे ले जाओ और डब्बा कर ले आना। ये सुनते ही बाकियों की भी जान में जान आ गई और सौरभ बोल पड़ा, बस अब बहाना नहीं, बैठो आराम से। हालांकि ब्रजेश फिर भी और बैठने में थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसके ऐसा करते ही जैसे सब लोग उस पर चढ़ गए और वो कुछ नहीं कर सका। अल्ताफ राजा, कुमार सानू और भोजपुरी गाने पूरे माहौल में गूंज रहे थे। हल्की सी रोशनी में जैसे बस सबकी धुंधली सी शक्लें और सिगरेट से उड़ता धुआं ही नजर आ रहा था। भाई अब मुझे निकलना चाहिए। इस बार सौरभ जैसे उस पर टूट पड़ा। अब समझा इसे जाने की जल्दी क्यों है? डर से इसकी फट रही है। सब एक दूसरे को देखने लगे तो सौरभ बोला, अरे रामादीन काका। ये सुनते ही जैसे सबने ही ब्रजेश की खिंचाई शुरू कर दी। अगर इतना डर लग रहा है तो जाओ भाई, हम नहीं रोकेंगे तुम्हें। जाओ वरना रामादीन काका ना रोक ले। और बाकी सब लोग जोर से हंसने लगे। ब्रजेश को भी जैसे हल्की बेइज्जती सी लगी और वो बैठ के पीता रहा। अब जैसे उसने जाने का ख्याल मन से निकाल ही दिया था। रामादीन काका दयावती स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड थे। जब से वो स्कूल शुरू हुआ था तब से वो इस नौकरी पर लगे हुए थे। अपने काम को भगवान समझने वाले रामदीन काका
कभी भी लेट नहीं होते थे और ना ही कोई छुट्टी लेते थे। एक बार स्कूल में देर रात को कुछ चोर घुस गए और रामदीन काका के सिर पर मारकर अंदर से सारी कुर्सियां, कंप्यूटर और बाकी सामान रातों रात लूट ले गए। अगले दिन जब प्रिंसिपल आए तो उन्होंने सारा इल्जाम काका पर लगाया और उन्हें काम से निकाल दिया। रामदीन काका ये सहन नहीं कर सके और स्कूल की बिल्डिंग की छत से कूदकर उन्होंने जान दे दी। उसके बाद उस स्कूल में कोई भी नहीं बचा। किसी न किसी अजीब अजीब तरीकों से प्रिंसिपल और सारे टीचर मारे गए। तब से उस स्कूल में ताला लगा दिया गया था, पर तब से पूरे कस्बे में सबको पता था कि रामदीन काका का भूत उस स्कूल में और उसकी सामने वाली रोड पर मंडराता है। ऐसा भी सुनने में आया कि वहां पर काफी हादसे भी हो चुके थे, पर क्योंकि ये सब सुनी सुनाई बातें थी तो इन लोगों को इन सब से कोई मतलब नहीं था। महफिल अब खत्म हो गई थी और सब अपने घर जाने को तैयार थे। लड़खड़ाते हुए ये लोग बाहर निकले। ब्रजेश के पास बाइक थी और उसका रास्ता भी अलग था, तो वो अकेला ही जाने वाला था। बाकी तीनों कम से कम आधे रास्ते तक तो साथ ही जा रहे थे। ब्रजेश ने घड़ी देखी तो 1:35 हो रहा था। बाहर पूरा अंधेरा ही था। कस्बा होने की वजह से लाइट के खंभे एक दूसरे से काफी दूर थे और उनमें से कई तो खराब भी थे, तो हर तरफ रोशनी भी आधी अधूरी जैसी थी। रामदीन काका से बच के जाना। सौरभ और बाकी लोगों ने हंसते हुए ब्रजेश को जाते हुए कहा। खाना खा लेना और डब्बा दे देना कल। राहुल ने अलविदा करते हुए कहा। दो तीन बार किक मारने के बाद ब्रजेश ने बाइक स्टार्ट की और वो चलने लगा। उसके पास वो स्टील का लंबा सा 4 खानों वाला टिफिन भी था। दाल, चावल, रोटी, सब्जी से भरे होने की वजह से वो काफी भारी हो गया था। उसने वो साइड में लगाया और बाइक पे आगे बढ़ने लगा। पीने की वजह से और कच्चे रास्ते होने की वजह से वो काफी धीरे चला रहा था। दिक्कत ये थी कि वो सच में थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि उसके घर तक जो एकलौती सड़क जाती थी वो रामदीन काका वाले दयावती स्कूल के सामने से होते हुए ही जाती थी। आज से पहले उसे लौटने में कभी इतनी देर नहीं हुई थी। बस आगे से जो दायां मोड़ था उसे लेते ही वो स्कूल और वो रोड आने वाली थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसके अंदर कई सारे सवाल आ रहे थे। कोई नहीं, बस 5 मिनट की बात है, जल्दी पार कर जाऊंगा उसके सामने से, उसने खुद से कहा। हर बढ़ते सेकंड के साथ जैसे उसका डर भी बढ़ता सा जा रहा था। जैसे ही वो उस रोड की ओर दायां मुड़ा, उसे एकदम ठंडक सा महसूस हुआ, जैसे कि सर्दियों की सुबह होता है। वैसे मौसम गर्म था, लेकिन इधर आते ही जैसे ही मौसम ठंडा हुआ तो उसे थोड़ा अजीब तो लगा। रोड के एक तरफ पेड़ होने की वजह से उसने सोचा कि यह आम बात ही है। उसने जैसे ही जल्दी बढ़ने के लिए गाड़ी भगानी चाहिए तो उसकी गाड़ी की रफ्तार और कम होती चली गई। एक पल ऐसा आया जब उसकी बाइक ठीक उस स्कूल के सामने आकर ही रुक गई। अब ब्रजेश सच में डर गया था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला, पर कोई नेटवर्क नहीं था। उसकी गाड़ी जैसे जाम हो गई थी और काफी भारी भी हो गई थी। हालांकि इसकी एक तरफ टिफिन का वो बड़ा सा डब्बा भी लटका हुआ था।
उसके बावजूद वो इस गाड़ी को अब जान लगाकर भी नहीं खींच पा रहा था। उसने गाड़ी को बड़ी मुश्किल से बीच वाले स्टैंड पर लगाया और गाड़ी की जांच करने लगा। पेट्रोल, स्पार्क प्लग सब तो ठीक था, गाड़ी भी न्यूट्रल में थी। फिर ये बंद कैसे हुई और भारी क्यों हो गई? क्या हो गया तुझे? इतनी भारी तो कभी नहीं हुई। तभी उसकी नजर बाइक के पीछे वाले टायर पर पड़ी और वो पसीना पसीना हो गया। उसकी गाड़ी का पीछे वाला टायर काफी दबा हुआ था, जबकि उसमें हवा पूरी थी और उसकी पीछे की सीट भी थोड़ी दबी हुई और ठंडी सी लगी। उसकी हालत खराब हो गई। उसे समझ में आया कि कोई पीछे बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो बाइक भारी हो गई थी। सबसे पहले तो उसने भागने की कोशिश की, पर उसे जैसे किसी ने एक हाथ से पकड़ लिया था और उसके बाएं हाथ का खून जमना शुरू हो गया था। उसे लग रहा था कि उसका हाथ जैसे खून के दबाव से फट जाएगा। तभी एक आवाज उसके कानों में आई। आगे तक छोड़ दे। उसके हाथ का दबाव इतना बढ़ चुका था कि उसके पास बस एक ही रास्ता था। वो तुरंत भगवान का नाम लेकर कांपते हुए बाइक पर आगे बैठा और किक मारी। वो एक बार में स्टार्ट हो गई। ब्रजेश का सारा नशा उतर चुका था और वो पूरा पसीने में भीग चुका था। गाड़ी स्टार्ट करते ही उसने शीशे में जो देखा, उसके होश उड़ गए। पीछे बैठने वाले की आंखें एकदम खून से चमकती लाल, जैसे कोई बल्ब चमक रहा हो। उसने अपने हाथ ब्रजेश के कंधे पर रखे हुए थे और उसके नुकीले काले नाखून कंधे से झूलते हुए ब्रजेश के पेट तक आ रहे थे। वो बार बार अपनी जीभ निकालकर जैसे काला सा कुछ गिरा रहा था और उसका आधा चेहरा जैसे था ही नहीं। तो चोरी करने आया था। वो रामादीन काका का ही भूत था। जैसे ही ब्रिजेश उसके इस सवाल का जवाब देता, उसने शीशे में देखा कि उसने अपनी गर्दन पूरी उल्टी मोड़ ली थी। अब उसके शीशे में बस उस भूत का सिर दिख रहा था, वो भी पीछे से। ब्रिजेश का पूरा शरीर कांप रहा था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सफर खत्म होगा भी कि नहीं। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने बाइक को नीचे गिरा दिया और वो टिफिन लेकर सीधा घर के अंदर भागा और घर का दरवाजा बंद कर दिया। ब्रजेश उस दिन के बाद किसी को नहीं दिखा। तीन चार दिन बाद जब उसके दोस्तों ने पुलिस को खबर करी, तो वो लोग उसे ढूंढने उसके कमरे तक आए। पड़ोसियों ने बताया कि उस दिन उसके कमरे से 3 बजे के आसपास कुछ बहुत ही अजीब सी आवाजें आ रही थी। बाहर उसकी बाइक वैसे ही गिरी पड़ी थी और कमरे में अंदर से ताला लगा हुआ था। पुलिस और उसके दोस्तों ने जब ताला तोड़ा, वही राहुल का टिफिन मिला और ब्रिजेश का अता पता भी नहीं था। टिफिन शायद खाया भी नहीं था, क्योंकि वो अभी भी भारी था। पर सवाल ये था कि जब ब्रिजेश अंदर आया और अंदर से घर बंद था, तो वो गया कहां?
टिफिन खोलने पर उसमें ब्रजेश का सिर, अंतें, आंखें, उंगलियां, भेजा और जैसे उसके बाकी जिस्म का खीमा उसके अंदर मिला। और कमरे के कोने में एक पुरानी मैली सी सिक्योरिटी गार्ड की टोपी पड़ी हुई थी।